Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. सो फ्रेंड्स, आज 2 जून 2022 का सेकेंड ये वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो प्रोवाइड की हूँ जिसमें 2 टॉपिक कवर की हूँ मैं, वो भी फर्स्ट फ्रंट पेज का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे गन कंट्रोल लेजिस्लेशन, वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के, यानी अलग अलग देशों में किस प्रकार से गन को कंट्रोल किया जाता है, उनके क्या रूल नियम है। और सबसे पहले ये जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है, अभी देख रहे हैं हम लोग कुछ दिन से न्यूज़ में आ रहा कि 11 दिन के अंदर अमेरिका में 30 लोगों की हत्या कर दी, यानी 30 लोग मार दिए गए हैं। और फिर ये एक डेटा आया था 2020 का, जिनमें देखा गया कि 24,576 होमिसाइड्स हुए हैं, यानी 24,576 हत्या की गई थी। और जिनमें से 79% 79% किससे मारे गए थे? फायर आर्म से, यानी यूज़ किए गए थे फायर आर्म। तो यही रीज़न है, ये न्यूज़ में है। और सबसे ज़्यादा किसके कारण से? इन 30 लोगों के कारण है। और वो भी क्यों? एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रेन से एक लड़का जो कि 19 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स की हत्या कर दिया था एक ही दिन में, यही सबसे ज़्यादा कारण है। तो अब देख लेते हैं यूएस का जो रूल और रेगुलेशंस क्या है इस गन को लेकर के। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकेंड अमेंडमेंट है वो कहता है कि हमारे नागरिकों का जो ये अधिकार है आर्म्स रखने के लिए अपने पास, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। यानी यूएस के नागरिकों के पास सेकेंड अमेंडमेंट क्या करता है, ये अधिकार देता है, उन्हें अधिकार देता कि वो अपने पास गन रख सकते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। तो यही रीज़न है अमेरिका में बहुत ही आसानी से कोई भी गन खरीद सकता है, वो किसी भी वस्तु से बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कनाडा में क्या रूल्स हैं। कनाडा में अभी इसके जो फायर आर्म्स एक्ट है उसमें क्या किए गए हैं? अमेंड किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। और कैसा संशोधन? जो हैंडगन्स है ना, उनकी सेल और परचेज, यानी बेचना और ख़रीदारी पर रोक लगा दिया गया है। और क्या फिर इसकी ट्रांसफ़र यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि 2020 में जितने भी होमिसाइड्स हुए थे, हत्याएँ की गई थी, उसमें से 49% यानी 49% किससे किए गए थे? क्या यूज किए गए थे? हैंडगन्स यूज किए गए थे, जिसके कारण से ये ऐसा मतलब प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और बात करें अगर एक व्यक्ति गन लेना चाहता है तो फिर वो कैसे ले सकता है? कनाडा के रूल्स के अकॉर्डिंग जो गन लाइसेंस है वो वैलिड होता है 5 सालों के लिए कनाडा में। और जो भी इंडिविजुअल लेता है उसे कम से कम 18 ईयर्स का होना चाहिए। और उसे क्या आना चाहिए? वो एक कोर्स किया हो, जो कि क्या हो? कैनेडियन फायर आर्म्स सेफ्टी कोर्स। इस कोर्स को वो कंप्लीट किया हो, तब वो क्या कर सकता है? गन को ले सकता है। और इसके साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री देखी जाती है कि कहीं वो वायलेंस तो नहीं ना किया कहीं पे, या फिर वो मेंटल इलनेस से सफ़र तो नहीं ना कर रहा है, यानी उसकी दिमाग की हालत क्या है, कैसी है, ठीक तो है। और फिर उसके बाद उसकी पूरी प्रोसेस यानी प्रीवियस प्रोसेस को देखी जाती है। फिर अगर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसके इस लाइसेंस को या फिर उसके एप्लीकेशन को रोक दिया जाता है। तो ये सारी थी कनाडा के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं जापान के बारे में। जापान के यहाँ अगर बात करें तो सबसे पहले वहाँ पे गन लेना ही क्या है? पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है गन लेने की, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत पड़ गई तो गन को लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो 1 महीने की, कम से कम महीनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। किस लिए ट्रेनिंग? गन को हैंडल करने आना चाहिए, सेफ्टी के लिए। और क्या क्या किया जाता है? और इसमें भी देखा जाता है जापान में भी कि उनके मतलब पुराने रिकॉर्ड्स को देखे जाते हैं, कहीं उनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं ना है, मेडिकल हेल्थ कैसा है, सही तो है। और इसके बाद इसमें एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, उस टेस्ट को क्या करना रहता है? पास करना रहता है। उसके बाद इसे क्या होती है? एक सेपरेट सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, यानी जब जब डीलर से हम लेंगे तो इसे सेपरेट सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और फिर क्या होना चाहिए? कम से कम 18 साल का होना चाहिए।
और कोई मेंटल इलनेस से सफ़र ना कर रहा हो, और और उसके पास उसकी जो लाइसेंस होगी वो क्या मतलब 5 साल बाद ख़त्म हो जाती है, उसकी इनवैलिड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, वो अल्कोहल या फिर नारकोटिक सब्सटेंसेस पे डिपेंड ना करता हो, और फिर उसके पास क्या हो, एक फ़िक्स रेसिडेंस हो, यानी एक पक्के घर में रहता हो, फिक्स घर में रहता हो। और पनिशमेंट की बात करें तो अगर इस गन आर्म्स से लेकर के कोई भी वायलेशन होता है तो वो क्या होता है, पनिशेबल होता है। जापान में क्या की जाती है, 3 साल की जेल की सज़ा दी जाती है, और फिर इसके बाद इसे बढ़ा करके 5 साल तक भी किया जा सकता है, और इससे भी ज़्यादा क्या किया जा सकता है, और क्या दिया जाता है इसमें 100 मिलियन एन जो क्या जापानी करेंसी है, ये 10 मिलियन एन भी फाइन देना पड़ता है। और यदि ये किया जाता है पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट से तो। और जापान में अगर क्राइम देखा जाए तो क्राइम जो है, क्राइम रेट बहुत लो है, और जापान में लोगों को फायर आर्म्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब हम लोग देखेंगे न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में क्या लॉ है इस गन से रिलेटेड, तो न्यूजीलैंड में भी क्या किया गया, इसके भी लेजिस्लेशन में टर्न अराउंड किया गया, यानी बदलाव लाया गया 2019 में, जब क्या हुआ, एक मास शूटिंग हुई, और वो भी कहाँ हुई, मास्कोज में। मास्को यानी मस्जिदों में हुई, क्राइस्ट चर्च के मस्जिदों में हुई, तब उसके बाद इसकी लेजिस्लेशन में चेंजिंग लाई गई। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, अगर तो क्या होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए उन सभी एम्प्लॉयज़ के पास, और फिर क्या होना चाहिए इसमें, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए सभी वेपनरियों के पास। क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और अप्लीकेंट्स को 16 साल का होना ज़रूरी है। और इसके बाद वो क्या कर ले, एक ट्रेनिंग पूरा किया हो, उस ट्रेनिंग में क्या हुआ, जो वो जिसमें वो हैंडल कर ले फायर आर्म्स को और स्टोर कर ले, और एक एग्ज़ाम को पास करना रहता। तो इतनी प्रोसेस के बाद कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स रख सकता है अपने पास, और फिर वो कैसा व्यक्ति हो, फिट और प्रॉपर हो। अगर वो 6 महीने या फिर पिछले 10 साल से किसी दूसरे देश में रह रहा हो तो उसकी मतलब उस देश से उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करवाई जाती है कि कहीं उसने किसी की मर्डर तो नहीं ना किया, यानी कोई वायलेंस तो नहीं ना किया है, ये चीज़ें चेक करवाई जाती, फिर उसे ये अधिकार दिया जाता कि वो अपने पास आर्म रख सकता। अब हम लोग देखेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में सबसे पहले तो क्या है, 21 ईयर्स होना चाहिए। इंडिया में इतनी आसानी से गन अवेलेबल नहीं होता, ये हम लोग सब लोग देख रहे हैं और रह रहे हैं। और इसकी जो शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब माइंड क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और वो पब्लिक सेफ्टी और पीस को थ्रेट ना कर सके। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, गन रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप गन लेने जा रहे हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, और वो एप्लीकेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाता है, यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, होम मिनिस्ट्री है, तो वो करेगा क्या, सबसे पहले वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा ना, उससे आपके बारे में पूरा डेटा मांगेगा, फिर रिपोर्ट मांगेगा। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ये अनुमति दी जाएगी कि आप लाइसेंस रख सकते हैं। जो आर्म्स एक्ट है 2019 का, जो आर्म्स एक्ट अमेंडेड है 2019 का, वो क्या कर दिया है, फायर आर्म्स के नंबर को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया है। और मतलब एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, रख सकता है फ्रॉम 2 to 3 to 2, यानी 2 से 3 से 2, ओके। और कोई भी इकाई इस फायर आर्म्स को ना तो बेच सकती है, ना ही किसी दूसरे से खरीद सकती है। और फिर इसके बाद क्या है, इसमें जो अनलॉफुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, पनिशेबल होते हैं, उन्हें पनिश दिया जाता है, कितना, 7 साल की जेल की सज़ा हो जाती है, और इसे बढ़ा करके जीवन कारावास भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ भी क्या, फ़ाइन भी लगाया जा सकता है, ओके, फ़ाइन भी लगाया जाता है। तो इसमें इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर जहाँ आपको लगता है कि इसमें यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत, मुझे सजेस्ट करिए, मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।